The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर. और आज की वीडियो लेक्चर पे हम पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में. तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है वो कुछ राइट्स हैं. तो ये जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल. सेकेंड वर्ड क्या है? सेकेंड वर्ड है प्रॉपर्टी. और थर्ड वर्ड क्या है? थर्ड वर्ड है राइट्स. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये तीनों वर्ड मिलके एक ओवरऑल आपको आइडिया दे रहे हैं कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आपके पास कुछ राइट्स हैं. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हुई? वो प्रॉपर्टीज जो आपके ब्रेन का क्रिएशन है या आपकी थिंकिंग का, ये जो थिंकिंग प्रोसेस का क्रिएशन है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई. तो कोई प्रॉपर्टी आपकी कब होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घर खरीदा तो घर एक प्रॉपर्टी है. आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट करे और इस घर को खरीद लिया. तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई. और आपके पास कुछ इसके पेपर्स होंगे, इस प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे जो कि आप ये लोगों को बताएंगे या ये आपको एक श्योरिटी देंगे कि ये जो घर है या ये जो लैंड का पीस है आपने पैसे दे के लिए हैं, तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नाउ. तो आपके पास कुछ पेपर्स होते हैं, आपके पास कुछ डाटा होता है जिसके थ्रू आपको ये पता होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब आपने कुछ क्रिएट किया है, इट्स योर ओन क्रिएशन. अगर आपका कोई क्रिएशन है वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ सॉन्ग, अ पोइट्री, अ स्टोरी, कुछ भी हो सकता है. कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है. तो जब भी ये इंटेलेक्चुअल चीज़ें आपने क्रिएट करी हुई हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी. क्यों आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्योंकि आपने उसे इन्वेंट किया है. और इसी प्रॉपर्टी के, जो आपकी इंटेलिजेंस यूज़ करके आपने जो प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, उसके लिए आपको कुछ राइट्स मिले हुए हैं. क्या मिले हुए हैं? उसके लिए आपको कुछ राइट्स मिले हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हाँ, दिस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समवन. कि ये पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई सॉन्ग है या कोई पोइट्री है, वो किसी को बिलोंग करती है और ये आपकी प्रॉपर्टी हुई, ये आपकी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई. और आपके पास कुछ राइट्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई दूसरा पर्सन उसे अपना बता के नहीं एक्सप्रेस कर सकता या लोगों को उसे अपना नहीं बता सकता. तो यही जो राइट्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या पढ़ना है? पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड, ये अंडरलाइन कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ माइंड, आपके माइंड का क्रिएशन है, आपके माइंड का क्रिएशन है। तो आपके माइंड ने कुछ भी क्रिएट किया है तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। दैट इज इन्वेंशन, कोई इन्वेंशंस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फॉर आर्टिकल, किसी आर्टिकल के लिए कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो सकता है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, तो कोई बुक हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई पोएम हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिटरली और आर्टिस्टिक वर्क में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा सिंबल हो जाएगा, और एक्स्ट्रा यूज्ड कॉमर्स, जो कोई एक्स्ट्रा यूज्ड कॉमर्स या कमर्शियल चीज़ों के लिए अगर कोई सिंबल बनाया गया है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों होंगी? बिकॉज इट्स योर ओन क्रिएशन, ये आपके खुद के माइंड का क्रिएशन है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो हो गया इंडस्ट्रियल कैटेगरी हो सकती है जिसमें ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कॉपीराइट, तो ये आर्टिस्टिक वर्ड या लिटरेरी वर्ड, आर्टिस्टिक वर्क मीन्स सॉन्ग हो गया, कोई पेंटिंग हो गई, तो ये आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आ जाएगा। लिटरेरी वर्क में आ जाएगा पोम, स्टोरी, कोई भी रिटन वर्क या कोई भी वर्क जो लिटरेसी से रिलेटेड है, लिटरेसी नहीं लिटरेचर से रिलेटेड है। यस, जो कुछ भी वर्क जो लिटरेचर से रिलेटेड है वो लिटरेरी वर्क में आएगा। एंड आर्टिस्टिक वर्क जो आर्ट से रिलेटेड है वो सारी की सारी चीज़ें आर्टिस्टिक वर्क में आ जाएगी। और इस पे आपको मिलता है कॉपीराइट। क्या मिलता है? कॉपीराइट की इसका हक आपके पास ही है। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई, मैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो की ओनर कौन है? मैं हूँ। मैं इस वीडियो को ओन करती हूँ क्योंकि मैंने इसे क्रिएट करा है। मैंने अपने क्रिएशन, अपने माइंड की क्रिएशन और थॉट से, और जो भी मेरी पर्सनल क्रिएटिव चीज़ें हैं उसको मैंने इसमें ऐड करके इसे मैंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाई है। दिस इज़ माय प्रॉपर्टी। अगर कोई और पर्सन इस वीडियो को किसी भी अदर पोर्टल पे डालता है या लिखता है और अपना बताता है तो ये इलीगल होगा, बिकॉज ये मुझे कॉपीराइट मिला हुआ है। इसका कॉपीराइट मेरे पास है, बिकॉज मैंने इसे अपनी खुद की क्रिएशन, अपने खुद के माइंड के थॉट से इसे क्रिएट किया है। वैसे ही इंडस्ट्रियल हो जाता है। इंडस्ट्री में या कमर्शियल चीज़ों में जब कोई ट्रेडमार्क इस्तेमाल करे जाते हैं या कोई पेटेंट इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन के कुछ पेटेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई ट्रेडमार्क होता है, जैसे कि अमूल एक बड़ा ट्रेडमार्क है। एक उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन अभी हो चुका है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अमूल एक ब्रांड बन चुका है, तो उसे आप ट्रेडमार्क कह सकते हैं। और अमूल के अंदर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाले या देने वाले जो लोग हैं वो उनका पेटेंट अमूल है। मीन्स पेटेंट तो अलग चीज़ हो गई, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो ये दो कैटेगरीज होती है, एक तो इंडस्ट्रियल, दूसरा होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आपको आर्टिस्टिक वर्क और लिटरेचर वर्क में मिलता है। इंडस्ट्रियल आपको ट्रेडमार्क और पेटेंट्स में मिलती है। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जैक्टली है क्या? तो राइट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर इन्वेंशन। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो हक आपको मिले हुए हैं या वो राइट्स आपको मिले हुए हैं जिससे आप अपने माइंड की क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने माइंड के क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो आपका इन्वेंशन है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन गिव मल्टीपल प्रोटेक्शन। जो आपका वर्क है उसे आप मल्टीपल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बेसिकली आपके क्रिएशन, आपके वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये आपको ही बिलोंग करता है, आपने इसे क्रिएट किया है, आपको कुछ हक मिले हुए हैं जिनके थ्रू अगर कोई और पर्सन आपकी इंटेलेक्चुअल चीज़ों को या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपना बताए तो आप अपने राइट्स के अकॉर्डिंग अपना हक मांग सकते हैं कि नहीं ये मैंने क्रिएट किया है, कि नहीं ये पोएम मैंने लिखी है, कि नहीं ये स्टोरी मैंने लिखी है। तो ये जो राइट्स है आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए
मिलते हैं। आउटलाइन इन द आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जो ये राइट है वो आउटलाइन हुआ है आर्टिकल 27 में ह्यूमन राइट्स के। जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आउटलाइन किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लार्जली टेरिटोरियल। It is largely territorial rights except copyright which is global in nature। तो ये याद रखेंगे क्या होता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है it is territorial in nature and जो कॉपीराइट होता है it is global in nature। तो ऑल ओवर द ग्लोब अगर आपका कुछ आर्टिस्टिक वर्क है तो उस पर आपको कॉपीराइट मिलेगा। अगर कोई टेरिटोरियल एरिया है जिसमें आपने कुछ किया हुआ है तो उस पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स मिलेंगे, आपको टेरिटोरियल राइट्स मिलेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको राइट्स मिले हुए हैं, आपको इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स मिले हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी असाइंड, गिफ्टेड, सोल्ड अ लाइसेंस्ड लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कर सकते हैं, किसी को असाइन कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं या किसी को लाइसेंस पे दे सकते हैं, जैसे कि अदर प्रॉपर्टीज के साथ भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सॉन्ग बनाया हुआ है, मैंने कोई सॉन्ग कंपोज किया है और वो सॉन्ग मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई और मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए राइट मिले हुए हैं। बट मैं ये जो सॉन्ग है वो किसी को अगर असाइन करना चाहती हूँ तो मैं वो असाइन कर सकती हूँ। अगर मैं किसी को गिफ्ट करना चाहती हूँ वो सॉन्ग तो मैं उसे गिफ्ट कर सकती हूँ और उसको उसका मालिक बना सकती हूँ। इसके अलावा मैं उसे बेच भी सकती हूँ। अगर किसी को वो सॉन्ग इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो मुझसे वो सॉन्ग खरीदना चाहते हैं तो मैं उसे बेच भी सकती हूँ। इसके अलावा मैं किसी को लाइसेंस पे भी दे सकती हूँ। तो जैसे अदर प्रॉपर्टीज को हम असाइन कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लाइसेंस पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी आप ये सारी चीज़ों में आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, गिफ्ट, सोल्ड, लाइसेंस कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स as a collective term it includes the following independent intellectual property rights। तो ये कुछ independent intellectual property rights होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया पेटेंट। तो पेटेंट आपका एक intellectual property right है। दूसरा हो गया कॉपीराइट। तो कॉपीराइट भी आपका एक तरीके का intellectual property right होता है। थर्ड हो गया ट्रेडमार्क। अगर ट्रेडमार्क आपने बनाया हुआ है तो ट्रेडमार्क भी आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। फोर्थ क्या हुआ? रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन, अगर कोई रजिस्टर किया हुआ इंडस्ट्रियल डिजाइन है तो उस डिजाइन को सिर्फ और सिर्फ वही इंडस्ट्री ही यूज करेगी। इसके अलावा जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स है जो किसी जियोग्राफी को या किसी एक पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको आइडिया देते हैं, तो ये हो जाते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं उन्हें एक एक करके हम पढ़ते हैं।